तो हम बात कर रहे थे यार जीएस पेपर 4 की एथिक्स की पीवाईक्यूज की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 2019 में जो जो क्वेश्चंस आए थे मेंस के अंदर, है ना, एथिक्स में जीएस पेपर 4 में, उसकी बात करेंगे। इस स्टडीज हम अलग से कवर करेंगे यार, है ना, एग्जांपल्स के साथ, है ना, कुछ एग्जांपल्स देंगे, पीवाईक्यूज के साथ केस स्टडी अलग से कवर करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एथिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेक्शन ए में हमारे पास लगभग 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। सो सेक्शन ए में हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो क्या था भाई? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन और व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ठीक है। हमको बात इसकी करनी है यार, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ की बात करनी है। इलिस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दिस विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। तो फिर से अगर पढ़ते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ एक अलग पार्ट है, एंड हमको इसको एग्जांपल्स के साथ क्या करना है? इलस्ट्रेट करना है। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यार, एंड हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस इट? बाई गिविंग द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। यहाँ पे हम 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ दे सकते हैं, है ना। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ के बारे में बता सकते हैं। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? बॉडी के अंदर हम जो 3 हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स क्या क्या था, पहले तो हम वो बताएंगे यार, है ना। नोलन कमेटी ने बताया था 7 प्रिंसिपल्स पब्लिक लाइफ में क्या होना चाहिए। इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो हम बॉडी में 3 जो है इसके 3 वैल्यूज़ को एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देंगे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स थे, एंड लास्ट में हम कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे विथ रिलेवेंट स्टेटमेंट। सम अप कर देंगे यार, ओके। सो स्टार्ट करते हैं बाय मेंशनिंग दैट हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ है, जिसको हम 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ बोलते हैं, वो पहली बार एस्टेब्लाइज किया गया था बाय यूके कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ 1995 में। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, also known as the 7 principles of public life, were first established by the UK Committee on Standards in Public Life in 1995। और ये नोलन कमेटी के 7 प्रिंसिपल्स क्या क्या थे भाई? नोलन कमेटी के 7 प्रिंसिपल्स, नोलन कमेटी के हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स कौन कौन थे, ये हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से बता सकते हैं। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ: सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, openness, objectivity, leadership। ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ हो जाते हैं यार, ना। लास्ट में प्रिंसिपल्स में 3 को एग्जांपल के साथ यहाँ पे हमको इलस्ट्रेट करना है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ के अंदर पहले तो सेल्फलेसनेस को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ओके। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस का हम एग्जांपल दे सकते हैं
है ना। यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिशियल अगर वो गिफ्ट लेना मना कर दे, किसी भी इंडिविजुअल को फेवर करना मना कर दे, ऑर्गेनाइजेशन को मना कर दे, है ना, बिजनेस में, तो एक तरह से सेल्फलेसनेस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की बात कर सकते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल took a similar stance when he announced that इसके जो कैबिनेट मेंबर्स होंगे, है ना, और बाकी ही जो कैबिनेट मेंबर्स और खुद जो होंगे वो क्लास ऑफिशियल क्लास या फिर जो बंगलो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Announced that he and other members of his cabinet would not accept official cars or bungalows। ओके, तो एक तरह से सेल्फलेसनेस को बता रहा है पब्लिक लाइफ में। यहाँ पे हम इंटीग्रिटी के बारे में बता सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है ना, ऑनेस्ट रहना, ट्रूथफुल रहना, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक जस्टिस संजय किशन कौल का एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, है ना। उन्होंने रेस्क्यूड किया अपने आप को फ्रॉम अ केस इन्वॉल्विंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एज ही सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा बोल सकते हैं कि एक पब्लिक ऑफिशियल हु डिस्क्लोज एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेस्क्यू देमसेल्फ फ्रॉम एनी डिसीजन मेकिंग, है ना। तो एग्जाम्पल उनका दे सकते हैं, बट पहले तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है भाई, व्हाट इज इंटीग्रिटी, ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रिटी, चलो ठीक है। रेस्क्यू करना अपने आप को, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे अब ऑफ जस्टिस किशन कौल, a judge of the Supreme Court of India, rescued himself from a case involving the Punjab and Haryana High Court as he had served as Chief Justice of that court previously। ओके, तो ये इंटीग्रिटी को बता रहा है भाई। इसके बाद हमारे पास अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी। तो अकाउंटेबिलिटी के अंदर हम एग्जांपल दे सकते हैं अबाउट जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, Right to Information Act provides citizens with the right to request information from any public authority and has been used to
hold public official accountable from their एक्शन एंड डिसीजन। जो आपने जो किया है उसके ऊपर आपको अकाउंटेबल जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी, क्यों आपने ऐसा डिसीजन लिया, है ना। वो पब्लिक अथॉरिटी को यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट जो ओवरऑल एडहेरेंस टू दिस प्रिंसिपल्स क्या प्रमोट कर सकता है, ट्रस्ट प्रमोट कर सकता है गवर्नमेंट में एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन में। सो एंड इसको इंश्योर करना चाहिए पब्लिक ऑफिशियल्स को एज सर्विंग द बेटर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है। सो ओवरऑल adherence of these principles helps to promote trust in government and public institution and ensures that public officials are serving the best interest of the public। ओके, सो इस प्रकार से इसको कंक्लूड कर सकते हैं यार। सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, इलस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दिस विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बताया कि 7 प्रिंसिपल्स में हमारे पास सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप आता है यार, है ना। हमने सेल्फलेसनेस में हमारे पास केजरीवाल जी का एग्जांपल दिया, अरविंद केजरीवाल जी का, जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट करने से जो ऑफिशियल कार्ड्स मिलते हैं पॉलिटिशियन को, बंगलों मिलते हैं, उसको मना कर दिया, है ना। इंटीग्रिटी में हमने जस्टिस किशन कौल का एग्जांपल है, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू किया कि, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से अपने आप को बचाया, है ना, डिसीजन मेकिंग में। सो क्योंकि ये हाई कोर्ट के जज भी थे पहले, है ना, चीफ जस्टिस थे, फिर बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो वो हमारे पास एग्जांपल था। अकाउंटेबिलिटी हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के एग्जांपल दिए, जहाँ पे, है ना, पब्लिक ऑफिशियल से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो कि यार आपने जो डिसीजन लिया क्यों लिया, और इसके जो आपने पैसा लगाया कहाँ पे लगाया और कितना लगाया, सब चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया। लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि जब हम ये सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं कोई पब्लिक ऑफिशियल पब्लिक लाइफ में, तो हमारे पास एक ट्रस्ट डेवलप होता है गवर्नमेंट के अंदर, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था भाई 2019 में। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या समझते हो, एंड रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट। हमको क्या बात करनी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक सर्वेंट एंड रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, कैसे वी कैन इंट्रोड्यूस बाय डिफाइनिंग अबाउट द पब्लिक सर्वेंट। तो डेफिनेशन दे सकते हैं पब्लिक सर्वेंट होते क्या हैं। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, बॉडी हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट द रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, है ना। इसको एग्जांपल्स के साथ हम सब्सटेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन में अकॉर्डिंगली, मतलब जो सब जो बताया है ऊपर में, उसको यहाँ पे हम सम अप कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। पब्लिक सर्वेंट मतलब क्या है, द टर्म पब्लिक सर्वेंट टिपिकली रिफर्स टू इंडिविजुअल जो कि एम्प्लॉय किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एम्प्लॉयड किया है, एंड फॉर द सर्विस ऑफ द पब्लिक, ठीक है। इसमें इलेक्टेड ऑफिशियल्स आते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, टीचर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, है ना। तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, द टर्म पब्लिक सर्वेंट include elected officials, civil servants, law enforcement officers, teachers,
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड ऐसा कोई भी अदर जो कि पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं ओके। सो हमने बताया कि भाई पब्लिक सेक्टर के अंदर पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं। नाउ बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द रोल्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट। रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट क्या है? पहला इज सर्विंग द पीपल्स। लोगों की सेवा करना, इसी का नाम लिखा है पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस श्रीधरन का एग्जांपल दे सकते हैं, जिनको मेट्रो मैन भी बोलते हैं, है ना। दिल्ली के अंदर कैसे इन्होंने जो दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यार। सो एग्जांपल ऑफ एलोटू वालापली, तो नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एलोटू वालापली श्रीधरन या फिर ई श्रीधरन भी बोल सकते हो, है ना। पॉपुलरली नोन एज व्हाट? known as the metro man, led the construction of the Delhi metro, providing efficient and reliable public transportation to millions of people in Delhi or in the capital city। ओके, तो ये हमारे पास एक काम है। या फिर और क्या है भाई रोल पब्लिक सर्वेंट का? अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, है ना। upholding the rule of law, because they are responsible for what? Enforcing and upholding the law, है ना। and also they should act in accordance with what, है ना। उनको लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, जस्टिस मेंटेन इंश्योर करना चाहिए। सो दे शुड एक्ट इन accordance with legal framework, maintain law and order, and ensure justice and equality for all citizens। ओके, ये काम हो गया। इसमें हमारे पास एग्जांपल दे सकते हैं लाइक किरण बेदी का, कि कैसे वो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ के लिए जाने जाते थे, है ना। उनका और क्या काम है भाई? प्रमोटिंग व्हाट? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, किरण बेदी is known for a strict adherence to rule of law, Kiran Bedi is known for her strict adherence to the rule of law, है ना। और क्या रोल है भाई हमारे पास पब्लिक सर्वेंट का?
है ना, इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टीएन सेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, जिन्होंने इनिशिएट किया था डिफरेंट डिफरेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस थे, है ना, फ्री एंड फेयर एग्जाम इलेक्शन कराए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसमें। initiated electoral reforms, cracked down on electoral malpractice and ensured free and fair इलेक्शन। तो ये एक तरह से प्रमोट करे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। और भी बहुत सारे लाइक दे हेल्प इन फोस्टरिंग एथिकल बिहेवियर, जहाँ पे हम अब्दुल कलाम का एग्जांपल दे सकते हैं भाई, कि कैसे उन्होंने एक तरह से यूथ के अंदर, है ना, डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी का एग्जांपल दिया भाई, है ना। सो ये हम बता सकते हैं। और हम और भी बता सकते हैं कि और क्या रोल है भाई, एंगेजिंग द पब्लिक, एंगेजिंग द पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, जो पीएम बनाते हैं उसको यहाँ पे लागू करने का काम है। लाइक यहाँ पे हम नंदन नंदन नीलकनी के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि को फाउंडर है इन्फोसिस के, है ना, और फॉर्मर चेयरमैन थे भाई UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने भाई फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार कार्ड प्रोग्राम जो है वो। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। लास्ट में वी कैन कंक्लूड बाय मेंशनिंग दैट by fulfilling their expected role, public servant can help build a strong and thriving society where the need and interest of the peoples are at the forefront of all the government and public institution. Okay, so by fulfilling expected roles, public servants can help build a strong and thriving society where the needs and interest of the public are at the forefront of all government. Okay, तो इस प्रकार से हम इस आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था यार, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म पब्लिक सर्वेंट। तो हमने पब्लिक सर्वेंट के बारे में क्या समझा ये हमको बताना है। एंड यहाँ पे हमारे पास फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्वेंट के बारे में लिख सकते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह बचा हुआ है, तो फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं, बड़ा हो जाएगा, बट ठीक है, आपको समझना है एक चीज़ की हमको रेडी रखना है 150 वर्ड के लिए भी और 250 वर्ड के लिए। सो व्हाट आर दी फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर पब्लिक सर्वेंट्स। पहले तो हमारे पास इम्पार्शियलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है यार, है ना। किसी के पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर पर्सन, है ना, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लगाव नहीं होना चाहिए। सो नॉन पार्टीशनशिप एंड इम्पार्शियलिटी इज इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रिटी इज इम्पॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यू, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ये देखो प्रीवियस 2021 में इस तरह क्वेश्चन आया था, जो कि हमने वहाँ भी ये फ्लो चार्ट बनाया था। तो फ्लो चार्ट जब भी ये आ जाए तो आपको ये सब रेडी रखना है भाई, है ना। टोलरेंस, एम्पैथी एंड कंपैशन,
दिस आर व्हाट, दिस आर फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। सो हम बता रहे थे, क्वेश्चन पढ़ रहे थे यार, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म पब्लिक सर्वेंट, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। पहले तो पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आता है वो हमने बताया, एनफोर्समेंट ऑफिसर, टीचर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, है ना, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, सिविल सर्वेंट, ये सब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। रोल्स के अंदर हमने क्या की बात की कि यार सर्विंग द पीपल इज द रोल, लाइक ई सरधरन जिन्होंने मेट्रो मैन कहलाते हैं, उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने में दिल्ली के अंदर, दिल्ली मेट्रो को, है ना। रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हैं जो पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कि एग्जांपल दिया हमने किसका, किरण बेदी का, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे, है ना, और उनको जाना ही इससे ज़्यादा कि वो अपने नियमों के साथ लगे हुए रहते थे, है ना। सो प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, एनकरेज करते हैं पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन को, है ना, एथिकल बिहेवियर को लागू करने के लिए, फोस्टर करने के लिए जाने जाते हैं। तो दिस आर द रूल्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट, है ना, हमारे पास ये अब जो एक्सपेक्टेड रोल्स हैं वो जब वो फुलफिल करेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग एंड थ्राइविंग सोसाइटी बना सकते हैं जो कि पीपल के नीड्स और उनके इंटरेस्ट के साथ सिंक हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, effective utilization of public fund is crucial to meet the development goals. Critically examine the reason for underutilization and misutilization of public fund and their implication. तो हमको किसकी बात करनी है भाई, effective utilization, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, effective utilization of public fund is crucial, effective utilization of public fund is crucial to meet the development goals. Critically examine the reason for underutilization and misutilization of the public fund एंड देयर इम्प्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात किसी करनी है, यूटिलाइजेशन है पब्लिक फंड की बात करनी है, और उसमें जो अंडर यूटिलाइजेशन है फिर मिस यूटिलाइजेशन होते हैं उसके रीज़न की बात करनी है एंड उसके इम्प्लीकेशन की बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे भाई, इंट्रोड्यूस करेंगे विथ रेफरेंस टू व्हाट पब्लिक सर्विस, है ना, कि पब्लिक सर्विस और पब्लिक फंड होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर हमको क्या बताना है भाई, रीज़न फॉर दी अंडर यूटिलाइजेशन, रीज़न फॉर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड उसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हैं इसके बारे में बात करना है, इसको एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे विद अ प्रोस्पेक्टिव, है ना, जिंदगी में हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही रहना, आगे बढ़ते रहना, सो विद अ प्रोस्पेक्टिव वे फॉरवर्ड और वे अहेड। तो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। तो आप समझ सकते हो पब्लिक फंड का यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि देखो पब्लिक फंड बहुत वाइटल रिसोर्स है भाई गवर्नमेंट का, जो कि एसेंशियल सर्विस के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, इन्वेस्ट करता है इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट बेनिफिट द सोसाइटी एज अ होल। पब्लिक फंड्स आर वाइटल resource for public fund are vital resource for government to provide essential service and invest in development projects that benefits society as a whole। ओके, नाउ हमको बात करनी है द रीज़न फॉर द अंडर यूटिलाइजेशन एंड उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है भाई, रीज़न फॉर underutilization of पब्लिक फंड, जो पब्लिक फंड का अंडर यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है भाई, डिलेड अप्रूवल की वजह से, है ना, लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से डिलेड अप्रूवल, है ना, लैक ऑफ कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ बोथ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ऐसे देते हैं लैक ऑफ
टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की वजह से कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ रहे हैं यार, है ना, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड रेड टेपिज्म की वजह से भी हमारे पास ये हो रहा है। सो इसकी वजह से भी हमारे पास अंडर यूटिलाइजेशन होता है। एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इंक्लूड कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस एंड रेड टेपिज्म। और क्या रीज़न हो सकते हैं? जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है ना, ओवर फाइनेंशियल कंसिडरेशन में लीड टू अंडर यूटिलाइजेशन। पॉलिटिकल कंसिडरेशन में ओवरराइड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, है ना। सबके एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि और भी है बहुत सारे। करप्शन इज ऑल्सो अ रीज़न फॉर दी अंडर यूटिलाइजेशन, है ना। जैसे कि हमारे पास मुंबई का जो ट्रांस हार्बर लिंक था वो डिले हो गया था बिकॉज ऑफ दी करप्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पे जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक डिले, इसके बाद इससे क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उसकी बात करनी है भाई, है ना। देखो अंडर यूटिलाइजेशन के हमने देखो जो रीजन बताए हैं, है ना। देखो इसको आप इसे ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं, हमको छोटे छोटे पॉइंट्स निकालने, बिकॉज अंडर यूटिलाइजेशन के भी बताने हैं रीजन एंड हमको मिस यूटिलाइजेशन के भी बताने हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा तो हमको दोनों के रीजन बताने हैं, दोनों के हमको इम्प्लीकेशन बताने हैं यार, ठीक है। सो इसको आप ऐसे नहीं लिखते, देखो ये सब चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते, सीधा थोड़ा, है ना। थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, रीज़न फॉर अंडर यूटिलाइजेशन एंड रीज़न फॉर मिस यूटिलाइजेशन। जैसे आप इसको फ्लो चार्ट भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ, ओके। रीज़न फॉर अंडर यूटिलाइजेशन एंड रीज़न फॉर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। तो अंडर यूटिलाइजेशन के क्या रीजन हो सकते हैं भाई हमारे पास, है ना। इसके रीज़न एंड देन इसके इम्प्लीकेशन, दोनों के रीज़न दोनों के इम्प्लीकेशन, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सो इसके डिलेड अप्रूवल इज अ रीज़न फॉर दिस अंडर यूटिलाइजेशन, लैक ऑफ कैपेसिटी, है ना, बोथ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं भाई, उसकी वजह से जो कि रेड टेपिज्म है, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस हो गए वो सब, है ना। पॉलिटिकल कंसिडरेशन एक कारण है अंडर यूटिलाइजेशन का, फाइनेंशियल कंसिडरेशन के ऊपर रख दिया जाता है पॉलिटिकल कंसिडरेशन को। करप्शन एक रीज़न है भाई अंडर यूटिलाइजेशन का, है ना। एंड मिस यूटिलाइजेशन के रीजन्स की हम बात करें तो पैसा तो मिल गया बट अकाउंटेबिलिटी ठीक से नहीं है यार, सही जगह में उसको इस्तेमाल नहीं की जा रही। सो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज द रीज़न फॉर मिस यूटिलाइजेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसमें भी करप्शन है जो कि कॉमन है दोनों में, है ना। मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है भाई, वो भी कारण है। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं अबाउट दी बॉम्ब मुंबई, है ना। मुंबई में जो हमारे पास ट्रांस हार्बर लिंक डिले, और यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं ऑफ दी
स्कीम्स लाइक हमारे पास एलोकेशन जो फंड है नरेगा के अंदर, है ना, इट इज क्रिटिसाइज एंड मिस यूटिलाइजेशन, है ना। एन REGA has been fund allocation क्रिटिसिजम्स, ठीक है। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एंड नरेगा। नाउ इसको हमारे पास इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, सो इम्प्लीकेशंस को भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं यार, है ना, अंडर यूटिलाइजेशन का एंड मिस यूटिलाइजेशन का। अंडर यूटिलाइजेशन का और मिस यूटिलाइजेशन का। तो इम्प्लीकेशन ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं यार? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, बिकॉज सपोज करो डैम, रोड एंड ब्रिज बनाने की बात हो रही है, वहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा यार, है ना। हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, सो इंस्टंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, विश्वास टूट जाएगा यार, लॉस ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट का काम क्या है, चीज़ों को सही से इस्तेमाल करना, है ना। और हमारे पास अगर मिस यूटिलाइजेशन होता है तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं भाई? इनएडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, वेस्ट ऑफ रिसोर्स जो कि दोनों में कॉमन है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉस ऑफ ट्रस्ट यहाँ भी हो जाएगा, सोशल वेलफेयर पे दिक्कतें आएंगी, दोनों जगह इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर, यहाँ भी इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। लास्ट में वी कैन कंक्लूड बाय मेंशनिंग दैट एफर्ट्स लेने चाहिए यार, है ना, टू इम्प्रूव द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी एनहांस करने के लिए प्रमोट करना चाहिए कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, जिससे क्या होगा, एलोकेशन ठीक से होगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो, सिटीजन एंगेजमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मॉनिटरिंग पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन कैन प्ले अ वाइटल रोल इन ensuring दैट पब्लिक रिसोर्स आर effectively utilized and effectively contribute to social development। तो ऐसे लिख सकते हैं, thus citizen engagement and active participation in monitoring of public fund utilization can play a vital role in ensuring that public resources are efficiently utilized। ओके, तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड इज क्रूशियल टू मीट द डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है।
क्रिटिकली एग्जामिन द रीजन फॉर अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड देयर इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई देखो एसेंशियल सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट इन बजट के लिए बहुत जरूरी है पब्लिक फंड। रीजंस की बात की भाई, अंडर यूटिलाइजेशन के क्या रीजंस हैं हमारे पास, डिलेड अप्रूवल, लैक ऑफ कैपेसिटी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, पॉलिटिकल कंसिडरेशन, करप्शन। एग्जाम्पल के तौर पर जो मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक डिले हुआ था, यही मिस यूटिलाइजेशन में क्या कारण हो सकते हैं भाई, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की कमी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, करप्शन हो गया, इनएडुकेट मॉनिटरिंग हो गया, तो इससे मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है ना। नरेगा के अंदर फंड जो एलोकेशन हुआ था वहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास मिस यूटिलाइजेशन हुआ था यार, जो क्रिटिसिज्म है उसके कि हाँ पैसा ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहा है चीज़ों का। उसका इम्प्लीकेशन क्या क्या हुआ है भाई, अंडर यूटिलाइजेशन के वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रहा है, पूर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, स्टंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉस ऑफ ट्रस्ट, दोनों का सेम तरह के इम्पैक्ट ही हैं, है ना। इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर, इस प्रकार से हमने इसके इम्पैक्ट को बताया। लास्ट में कंक्लूड किया कि भाई देखो सिटीजन एंगेजमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसके अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर। जब तक हम उसको ध्यान से मॉनिटर करेंगे, सिटीजन जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो एफिशिएंटली पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन मुश्किल है। सो ये जरूरी है यार, इस प्रकार से हमने इस आंसर को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इन अ फॉर्म ऑफ करप्शन, डू यू एग्री विद दिस व्यू, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब अगर आप करप्शन कर रहे हो तो अपनी ड्यूटी को आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, क्या आप इसको मानते हो, जस्टिफाई करना है आंसर को। ठीक है, सो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट्स इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन, डू यू एग्री विद दिस व्यू, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हमको क्या बताना है भाई, कौन से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी होता है सिविल सर्वेंट का, है ना, और वो कैसे पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करता है। इसको एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे एंड उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम एक पर्सपेक्टिव वे फॉरवर्ड या फिर वे अहेड देंगे। हमको देश में अच्छी चीज़ लानी है ना यार, तो नेगेटिव नहीं दे सकते, है ना। दूरदर्शी है ना, अच्छा जो जिंदगी में हो और भविष्य में हो उस प्रकार का हमको वे अहेड देना है। सो व्हाट इज करप्शन, या फिर बोल सकते हैं कि जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ करप्शन बिकॉज इट वायलेट्स व्हाट, इट वायलेट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इन अ ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पब्लिक ट्रस्ट आपके ऊपर से जा रहा है, बिकॉज आप समझना जो पैसा आपको मिला है ना, जो आपदेही मिली है यार, आपको ये काम करना है, आप करप्शन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो। सो द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ पब्लिक servant can be seen as a form of corruption because it violates the fundamental principle of accountability and results in a breach of public trust। जो जनता का विश्वास है वो टूट जाएगा यार। ठीक है, सो इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट व्हाट इज करप्शन यार। सो करप्शन को एक फॉर्मूला के बेस में बता सकते हैं, व्हाट इज करप्शन, मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन, है ना। आप अपनी मर्जी चला रहे हो, अपना मन मर्जी चल रहा है, डिस्क्रिशन चल रहा है, उसमें आपने अकाउंटेबिलिटी को एक तरीके से जो था उसको हटा दिया, दिस इज व्हाट करप्शन। तो एक तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आंसर को इम्प्रूव करती है, आधा नंबर 1 नंबर एक्स्ट्रा देती है। तो ये हो गया। नाउ हमको क्या बताना है भाई, कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि कैसे करप्शन जो है कुछ चीज़ें करता है ना। यहाँ पे करप्शन लीड्स टू व्हाट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे होता है उसकी बात करें
सो जो दिल्ली में जो 2012 में जो निर्भया गैंग रेप केस था, है ना, वो पुलिस ऑफिसर नेग्लेक्टेड ड्यूटी रिजल्टिंग इन व्हाट, डिलेड एक्शन एंड ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, है ना, जो ड्यूटी था, है ना, वहाँ पे एक तरह से कुछ चीज़ें हुई थी, डिले हुई थी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, विश्वास था उड़ गया था। दिल्ली गैंग रेप केस 2012, पुलिस ऑफिसर neglected duty resulting in delayed action and breach of trust। कि ये हो सकता है भाई करप्शन की वजह से पब्लिक रिसोर्स की वेस्टिंग हो जा रही है यार। फॉर एग्जांपल जो कॉमनवेल्थ गेम स्कैम था 2010 के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम तो 2010 में हुआ था, वहाँ पे फंड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाए गए थे उसको मिसयूज़ किया गया था यार, है ना। एक स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन किया गया था जो ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था, उसका पैसा लिया, बट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन किया गया, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन किया गया। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास एक स्कैम हुआ था, वो हमारे पास एक तरह से करप्शन का रिजल्ट है यार, एंड इट इज वेस्टिंग द पब्लिक रिसोर्स। फंड एलोकेटेड फॉर infrastructure development were misused, leading to cost overruns and substandard construction। ओके, है ना। यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो यहाँ पे एक समझ सकते हो कि वो हैम्पर होता है यार। अब ये भी है कि देखो करप्शन करके आपने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर सपोज कर एंट्रेंस एग्जाम में घुसाया तो बाद में वो करप्शन ही करेंगे, रेगुलर एडमिशन ही लेंगे यार। सो करप्शन फैसिलिटेट मोर करप्शन, करप्शन रिजल्ट इन मोर करप्शन, याद रखना। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे कि जो व्यापम घोटाला था 2013 के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे मैनिपुलेटेड entrance exams enabling what, enabling corruption through bribery and irregular admission, है ना। यहाँ पे हमारे पास इट वायलेट्स व्हाट, लीगल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ 2008 के अंदर 1.5 लाख करोड़ का, है ना, उससे बड़ा स्कैम अभी तक नहीं आया है सामने यार। सो वो एक तरह समझ सकते हो, इट इज़ वायलेटिंग द लीगल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम ऑफ 2008 where officials violated regulations in allocating telecom spectrum license, resulting in substantial
फाइनेंशियल लॉसेस। लास्ट में वी कैन कंक्लूड बाय मेंशनिंग दैट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, है ना, बाय अ पब्लिक सर्वेंट क्या कर सकता है, सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ला सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। सो इट रिजल्ट इन, जो हमने जो बोला ऊपर में, वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, लॉस ऑफ पब्लिक रिसोर्स, है ना, यहाँ पे हमारे पास देयरफॉर हमारे पास क्या करना चाहिए, है ना, देयर इज अ नीड फॉर अ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन द पब्लिक सर्विस, जिससे इंश्योर कर पाएंगे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपने परफॉर्म करें ड्यूटीज को। thus or therefore there is a need for greater accountability, transparency and integrity in the public service to ensure that civil servants perform their duties diligently and effectively serve the पब्लिक इंटरेस्ट। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी को परफॉर्म करना बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इन द फॉर्म ऑफ करप्शन, डू यू एग्री विद दिस व्यू एंड जस्टिफाई योर आंसर। बिल्कुल सही बात है, हमने बताया कि यार नॉन परफॉर्मेंस क्या होता है यार, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी को वायलेट करता है, यहाँ पे मोनोपोली डिस्क्रिशन होता है, अकाउंटेबिलिटी की कमी हो जाती है, जो करप्शन के चार्जेस आते हैं, है ना। और जब भी करप्शन होता है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली गैंगरेप केस, जहाँ पे पुलिस ने नेगलेक्ट किया ड्यूटी को, है ना, और तरह से यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट का बीच हुआ, है ना। वेस्टिंग पब्लिक रिसोर्स, अगर करप्शन कर रहे हो तो जो पब्लिक रिसोर्स है वो खत्म हो रहा है, बिकॉज आपने समझ, जो गवर्नमेंट जो है पैसा जो पा रही है वो टैक्सेस से पा रही है। जो कॉमनवेल्थ गेम स्कीम था वहाँ पे ना पैसा तो अच्छा खासा मिला था, बट हाँ सब स्टेट कंस्ट्रक्शन किया गया, है ना। यहाँ पे फैसिलिटेट मोर करप्शन, यार आप करप्शन से जब एडमिशन करोगे चीज़ें, जैसे कि अभी 2024 में जो हो रहा है यहाँ पे करप्शन, पैसा दे के यहाँ पे नीट के जो पेपर्स लीक हो रहे थे, तो उसके हिसाब से आप समझना बाद में डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे, बाद में और करप्शन करेंगे बिना मतलब का, जहाँ पे जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा पैसा लेंगे। सो करप्शन फैसिलिटेट मोर करप्शन एंड अ वायलेशन ऑफ लीगल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का, कि वहाँ पे जो एलोगेशन था, मतलब वहाँ पे रेगुलेशन ये था कि हमारे पास जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम्स थे उनको हमारे पास अच्छे से एलोकेट नहीं किया गया यार, तो उस तरह से वो फाइनेंशियल लॉस रिजल्ट कर रहा था देश का। नेताओं ने अपने लिए फ़ायदा लिया और देश को पैसा उस तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट हमारे पास ज़रूरत किस चीज़ की है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी की, जिससे हमारे पास जो सिविल सर्वेंट्स हैं आसानी डिलीजेंटली एंड इफेक्टिवली सर्व कर पाएँ पब्लिक इंटरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डू वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हमसे क्या पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है और कैसे अपहोल्ड किया जाता है। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड हाउ डू वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, वी कैन इंट्रोड्यूस बाय डिफाइनिंग, और डिफिनेशन दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है। बॉडी में हम क्या बताना है, हमारे पास कुछ तरीके बताने हैं, है ना, वेज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज। है ना, हमारे पास इसको तरीके बताने हैं विथ एग्जांपल बताने कि कैसे हम अपहोल्ड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। एंड सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स बता सकते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग व्हाट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एंड लास्ट में वी कैन कंक्लूड विथ द वे अहेड और वे फॉरवर्ड।
So what is constitutional morality यार? What is constitutional morality? Constitutional morality is nothing but adherence of individuals, institutions and government to the principles या फिर values जो कि किसके अंदर mentioned है? Constitution of country के अंदर. Constitutional morality refers to the adherence of individuals, institutions and government to the principles and values enshrined in the constitution of a country, है ना? जो है प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको फॉलो करना, उसको एडहेरेंस करना, इसको व्हाट वी कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारे पास देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो प्रीएम्बल में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज देखने को मिलते हैं यार. फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. सेपरेशन ऑफ पावर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज़ हैं. एंड रूल ऑफ लॉस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की जा रही है. लास्ट में हमारे पास तरीके बताने, तो हमने जो मेन पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज है ना, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो हमने बताया, कहाँ कहाँ पे मेंशन्ड है वो बताया. ठीक है. एंड कैसे हमारे पास वेज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वेज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, जो कि हमारे पास मेनली प्रीएम्बल के अंदर दिया हुआ है ना. उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपहोल्ड कर सकते हैं. हमेशा हम जस्टिस की तरफ ध्यान दें, इक्वालिटी को ध्यान दें. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कर रहे हैं, अपहोल्ड कर रहे हैं. अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी. ओके. इस प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड कर सकते हैं, है ना. अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, जो कि इंश्योर करता है कि सबका सब प्रोटेक्शन हो फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट. अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ citizen, fundamental right and freedom of citizen, and ensure that they are protected against any infringement. और क्या हमारे पास जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, रेस्पेक्ट करना है भाई. Respect of the democratic process and ensure that it is transparent, participatory and accountable.
ओके। respect the process and ensure that it is participatory, transparent and अकाउंटेबल। पार्टिसिपेटिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड किया है यार। एग्जांपल्स ऑफ अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हमारे पास यहाँ पे बोल सकते हैं अबाउट इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था टू स्ट्राइक डाउन द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, है ना, वो है ना, विच वॉज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ये क्या कर रहा था, फंडामेंटल राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन को वायलेट कर रहा था। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड किया है भाई। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द practice of triple talaq which was deemed unconstitutional and violated the fundamental right of Muslim वुमेन। एक एग्जाम्पल है भाई हमारे पास जो लीगलाइज किया गया सेम सेक्स मैरिज को कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। वहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे वहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो उनके संविधान में लिखा है उसको अपहेल्ड किया गया है यार। द यूएसए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को, वो क्या कर रहा है, इट अपहेल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन enshrined in the constitution। ओके, सो ये हमने एग्जांपल्स दिए भाई। आप यहाँ पे पोस्ट अपार्थाइड एरा में जो हमारे पास जो साउथ अफ्रीकन ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन का उसका भी एग्जांपल दे सकते हो, जहाँ पे उसने क्या किया, है ना, एस्टेब्लिश किया कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड करेंगे। कैसे भाई, बाई प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, रिकॉन्सिलिएशन एंड सब चीज़ें से, ठीक है। तो ये सब हमने बता सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट, है ना, 10 ये जो एग्जांपल्स हैं वो इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स एंड फ्रीडम एंड फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, है ना। इट इलस्ट्रेट और इट रिफ्लेक्ट द बिलीव दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ of land and must be respected and upheld by all the citizens and institutions। So conclude कर सकते हैं mentioning that these examples illustrate how upholding constitutional morality is essential for the protection of citizens' rights and freedom and the functioning of a democratic society। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसको कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मीन बाय और व्हाट
इज मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हमने बताया कि भाई अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज। हाउ डू वन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के भाई, है ना, यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी को अपहोल्ड करके हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड कर सकते हैं। बाय अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन वी कैन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना, हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, है ना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो, पार्टिसिपेटरी हो, अकाउंटेबल हो, उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड कर सकते हैं। हमने एग्जांपल्स दिया ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट की, उसने कैसे ट्रिपल तलाक को खारिज कर दिया कि उसने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मुस्लिम वुमेन को वायलेट किया, इसीलिए उसने क्या किया, इसको अपहेल्ड किया। यूएस सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल है जहाँ पे उसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया बिकॉज फुलफिलिंग और अपहेल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट, है ना, हम जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड करते हैं, एक तरह से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं सिटीजन के राइट्स को, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का मतलब आप क्या समझते हो, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में कैसे मैनिफेस्ट करता है उसकी बात करनी है। क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे भाई, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, डेफिनेशन देंगे यार कि हाँ यार ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होता क्या है। बॉडी के अंदर हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, ये कैसे मैनिफेस्ट करता है पब्लिक डोमेन में, हाउ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस मैनिफेस्ट इन पब्लिक डोमेन, है ना, एंड हाउ टू ओवरकम इट। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड से कंक्लूड करेंगे। कि सो व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस यार, है ना, एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस एक ऐसा सिचुएशन होता है इन विच एक इंडिविजुअल का जो खुद का बिलीफ है, खुद का वैल्यू सिस्टम होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ होता है उसके डिसीजन या फिर एक्शन के। सो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस refers to a situation in which an individual's belief or value conflict with their actions or डिसीजन, एक्शन और डिसीजन, बिलीफ एंड वैल्यू में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है। क्वेश्चन में हम बात करेंगे हाउ डज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द पब्लिक डोमेन। तो सपोज करो कि कोई एक डॉक्टर है हु आस्क्स टू परफॉर्म अ मेडिकल प्रोसीजर दैट गोज अगेंस्ट द एथिकल प्रिंसिपल, है ना, जैसे कि अबॉर्शन करना या फिर असिस्टेड सुसाइड करना, वो एक तरह से अगेंस्ट द क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है, उसके जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट है। अ डॉक्टर हु इज आस्क्ड टू परफॉर्म अ medical procedure that goes against their ethical principles such as performing an abortion or assisted suicide, वो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को मैनिफेस्ट कर रहा है यार पब्लिक डोमेन में। कोई भी एक सिविल सर्वेंट है सपोज करो, है ना, सिविल सर्वेंट हु is
asked to carry out an order that goes against their conscience, such as implementing a policy that discriminate against a particular community. वो एक तरह से उसके लिए क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है ना। कोई जर्नलिस्ट हो गया है ना, वो उसको ऐसा चीज़ पब्लिश करने के लिए बोला जा रहा है जो कि फॉल्स है या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वो जर्नलिस्ट के जो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड एक्यूरेसी है उसको वायलेट कर रहा है। अ जर्नलिस्ट हु इज आस्क्ड टू पब्लिश अ news article that contains false or misleading information that goes against their journalistic principle of truth and accuracy। वो एक तरह से कॉन्शियंस, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का सिचुएशन है भाई। सो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना, adhering to the ethical principles, promoting a culture of what integrity can help in navigating this crisis। upholding constitutional morality, adhering to ethical principles and promoting a culture of integrity can help individual and institutions navigate such crisis and uphold the public interest। Okay। ये हो गया हमारे पास कैसे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को नेविगेट कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट thus it is important to recognize the importance of personal and professional ethics in public domain to ensure that individual and institution act in best interest of the society। Thus it is important to recognize the importance of personal and professional ethics in the public domain to ensure that individual and institution act in the best interest of society। इस प्रकार से हमने इस आंसर कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मेंट बाय द क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन पब्लिक डोमेन। तो हमने पहले बताया कि देखो भाई क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे खुद का जो बिलीफ या फिर वैल्यू सिस्टम जो होता है अपने एक्शन से कन्फ्लिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है
क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर जो है अबॉर्शन कर रहा है, उसके एथिकल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का सिचुएशन है पब्लिक डोमेन में। एक सिविल सर्वेंट को बोला गया कि आप एक ऐसा पॉलिसी इंप्लीमेंट करो जो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, तो वो एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है। किसी जर्नलिस्ट को बोला गया कि भाई एक फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिश करो, तो उसके जो जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स है जिसमें ट्रूथ एंड एक्यूरेसी आता है, उसके साथ एक तरह से वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो दिस आर दी सिचुएशंस जो कि पब्लिक डोमेन में क्या है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस की सिचुएशन है। तो इसको नेविगेट कैसे कर सकते हैं, इसको सुधार कैसे सकते हैं भाई, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ स्टिक टू करेंगे, है ना, एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान देंगे, है ना, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी को प्रमोट करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, निकल सकते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस वाले सिचुएशन से। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट हमारे पास ये बहुत जरूरी है कि हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स को रिकॉग्नाइज करें, है ना, जिससे इंडिविजुअल जो हो, इंस्टीट्यूशन जो हो, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में बेस्ट काम कर सकें। सो दिस इज द 6 क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए में आए थे 2019 के, है ना। नेक्स्ट हम सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन बी में जो 2019 में आए थे।